नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत में वनों के वर्गीकरण को पढ़ा। हमने भारत में वनों के वर्गीकरण के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों को, शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन एवं इसके अतिरिक्त हमने कटीले या कांटेदार वनों को भारत के संदर्भ में पढ़ा। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए जो अपना अगला वर्गीकरण है उसको देखते हैं। जो अगला वर्गीकरण है वो है आपके 5 नंबर पे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन, देखो पर्वतीय वनों की बात करें तो भारत में पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत हम बात करें तो उत्तरी भारत में भी पर्वतीय क्षेत्र है और दक्षिणी भारत में भी आपके क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, इधर देखें तो पश्चिमी घाट है, दक्षिण में अन्नामलाई नीलगिरी पर्वत श्रेणी श्रृंखलाएँ हैं। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न है और इसी ऊंचाई के आधार पर भारत में जो वनस्पतियां हैं वो भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। अलग अलग भागों में ऊंचाई अलग है तो क्या होगी, जलवायु में अंतर आएगा और जलवायु में अंतर आएगा तो वनस्पतियों में भी अंतर देखने को मिलेगा। इसी आधार पर हम देखें तो भारत के इन पर्वतीय वनों को, कौन से वनों को, इन पर्वतीय वनों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 में। एक तो कौन सा, उत्तरी पर्वतीय वन, एक कौन से, दक्षिणी पर्वतीय वन। तो आप कहोगे सब उत्तरी में कौन से आएंगे, तो उत्तरी में आपके सारे ये जो उत्तर के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है वो आएंगे और दक्षिण में कौन से आएंगे, तो दक्षिण में आपके प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र आएंगे। तो समझ में आ गया कि पर्वतीय क्षेत्र को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। क्यों बांटा, ऊंचाई अलग अलग है तो जलवायु में भिन्नता, और जलवायु में भिन्नता है तो क्या होगा कि इन पर्वतीय प्रदेशों में जो वृक्ष है वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। इन प्रदेशों के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों में देखें। उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत आपके हिमालय पर्वत के जो दक्षिणी भाग है उससे लेके और ऊंचाई वाले भाग है उनको सम्मिलित किया जाता है। अब इस क्षेत्र में देखें तो दक्षिण से यानी पर्वतीय यानी गिरिपद से लेकर के और ऊंचाई तक देखें तो भारत में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है। और जो हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र है यहाँ पे आपको कौन सी, पर्णपाती वनस्पति जो हमने पढ़ी है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर ऊंचाई के अनुसार देखें तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, आर्द्र शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। और इसके अलावा देखें तो आपके भारत में ही उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए तो आपके पश्चिम बंगाल वाला भाग है, ठीक है, सिक्किम वाला भाग है और आपके उत्तराखंड वाला भाग है। यहाँ पर आपके चौड़े पत्तों वाले जो सदाबहार वन है उसमें जो वृक्ष जैसे ओक है, ओक के वृक्ष है, जैसे चेस्टनट के वृक्ष है। तो इन प्रदेशों में आपके ओक और चेस्टनट के वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम और बात करें कि और ऊंचाई की बात करें तो 1500 से लेकर के और 1750 मीटर की ऊंचाई पे चले।
तो यहाँ पे व्यापारिक महत्व के जो वृक्ष है उनमें चीड़ के वृक्ष देखने को मिलेंगे, जिनकी लकड़ियाँ क्या होती है, नरम होती है, मुलायम होती है। इसके अलावा हिमालय के पश्चिमी भाग में, हिमालय के पश्चिमी भाग में आपको जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पे वन देखने को मिलते हैं। उन वनों में एक तो देवदार, कौन से वृक्ष, एक तो देवदार के वृक्ष मिलेंगे, और क्योंकि देवदार जो है ना, उनकी जो वनों की लकड़ी है वो कैसी होती है, मजबूत होती है, और चीड़ की कैसी होती है, मुलायम होती है। तो इन देवदार के वृक्षों का ये है, आपके जो भवन निर्माण है, इन भवन निर्माण में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मजबूती के लिए किसका, देवदार का उपयोग करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे इस ऊंचाई पे, 1500 से लेके 1750 मीटर की ऊंचाई पे? तो यहाँ पे आपको चिनार, एक मिलता है वालन, चिनार और वालन। तो चिनार और वालन से क्या होता है, तो प्रश्न आ जाता है कई बार कि चिनार और वालन से आपके कश्मीर में, क्योंकि पश्चिमी की बात कर रहा हूँ मैं, पश्चिम में 3 वृक्षों को हमने पढ़ा। एक तो आपको यहाँ पे देवदार क्या मिलता है, देवदार मिलता है। एक यहाँ पे क्या मिलता है, चीड़ मिलता है। क्या मिलता है, चीड़, देवदार और चीड़। इसके अलावा ये जो चिनार है और वालन है, इसमें कश्मीर की हस्तशिल्प उद्योग का विकास होता है, किसमें, आपके चिनार और वालन की लकड़ियों से। ठीक है, ये भी आपके कौन सी हिमालय मिलेगा, पश्चिमी हिमालय में। तो पश्चिमी हिमालय में देवदार भी मिलेगा, और आपको पश्चिमी हिमालय में कौन सा मिलेगा, चिनार और वालन। इसके अतिरिक्त और ऊंचाई की बात करें तो आपके 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पे हम चले तो यहाँ पे एक वृक्ष मिलेगा, कौन सा, ब्लू पाइन, और कौन सा, स्प्रूस वृक्ष मिलेगा। और इसके अलावा क्या मिलेगी यहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। कौन सी घास मिलेगी, शीतोष्ण, याद करना, कौन सी घास मिलेगी इतनी ऊंचाई पे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। कौन सी ऊंचाई पे, आपके 2225 से लेकर के और 2225 से लेकर के 3048 तक ये आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास मिलेगी। और इससे ऊपर चले तो, इससे और ऊपर चलेंगे तो अल्पाइन वन, जो हिमालय वनस्पति में गिने जाते हैं, और इसके अलावा चारागाह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे आपको कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे, तो सिल्वर फर के अलावा यहाँ पे पाइन, यहाँ पे बर्च, यहाँ पे रोडेनड्रॉन वृक्ष देखने को मिलते हैं। सिल्वर फर, पाइन, बर्च और रोडेनड्रॉन। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि और ऊंचाई पे जाएंगे तो और ऊंचाई पे आपके टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, जिसमें बर्फ है, बर्फ जमी हुई है, तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, मास व लाइकेन, एक प्रकार की क्या है, घास है। मास व लाइकेन नामक वनस्पति देखने को मिलती है। कहाँ पर मिलती है ये वनस्पति, आपको देखने को मिलती है अधिक ऊंचाई, 4000 मीटर की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचाई पर हम जाएंगे। कौन सी प्रकार की वनस्पति मिलेगी, टुंड्रा प्रकार की। इन हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में देखें
तो बहुत सी जनजातियां हैं वो क्या करती है, पशु चारण के लिए ऋतु प्रवास भी करती है। क्या करती है, पशु चारण के लिए ऋतु प्रवास भी करती है। ठीक है, अब कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो इन जनजातियों में नाम आते हैं मुख्यतया गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, बूटिया, ये जातियाँ यहाँ पे क्या करती है, ऋतु प्रवास भी करती है। इसके बाद हम देखें भारत में जो दूसरे पर्वतीय वन है, यानी दक्षिणी पर्वतीय वन, कौन से, दक्षिणी पर्वतीय वन। दक्षिणी पर्वतीय वनों के अंतर्गत देखें तो ये पर्वत है, इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो पश्चिमी घाट, एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, एक नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नीलगिरी पहाड़ी, ये सभी श्रृंखलाएं आपके कौन से क्षेत्र में आई, उष्णकटिबंध में। कौन से में, उष्णकटिबंध में। लेकिन उष्णकटिबंध के साथ साथ इन श्रृंखलाओं की ऊंचाई देखें तो आपके 1500 मीटर की ऊंचाई हो गई। 1500 मीटर की क्या है, उनकी ऊंचाई है। और इस ऊंचाई पे देखें तो अधिक ऊंचे वाले जो प्रदेश है, यहाँ पे कौन सी वनस्पति देखने को मिलेगी, शीतोष्ण वनस्पति देखने को मिलेगी। और जो कम है वहाँ पे कौन सी मिलेगी, उपोष्ण वनस्पति देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य आए, तो इन क्षेत्रों में आपके केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसके अलावा पश्चिमी घाट के जो प्रदेश है वो आपके जो आते हैं, इनमें कौन सी वनस्पति आएगी, आपके दक्षिणी पर्वतीय वन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, दक्षिणी पर्वतीय वन। एक तो कौन सा, केरल, एक कर्नाटक और एक आपके तमिलनाडु, और एक पश्चिमी घाट का जो प्रदेश है उत्तर तक, उसमें आपकी पर्वत कौन सी वनस्पति मिलेगी, दक्षिणी पर्वतीय वन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो दक्षिण में देखें, नीलगिरी की पहाड़ी है, अन्नामलाई की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी है ना, ये अधिक ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर आपके देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय सोलास वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सोलास वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या है, कौन कौन से वृक्ष है, तो यहाँ पे आपके मगन नोलिया है, लेरेस है, सिनकोना है और वेरल है। सिनकोना और वेटल, ये वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वनस्पतियाँ हैं वो आपके कहाँ मिलती है, तो ये वनस्पतियाँ आपके दक्षिणी प्रायद्वीप में मिलती है, और उत्तरी भाग में है वो आपके जो अधिक ऊंचाई वाले वन है उनको हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। तो इस प्रकार देखें तो पर्वतीय वन है उनको हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो कौन से, उत्तरी पर्वतीय वन, और एक कौन से, दक्षिणी पर्वतीय वन। इससे अगला जो विभाजन हम देखें वो है वेलांचली। अगला विभाजन है वेलांचली या अनूपवन। देखो वेलांचली या अनूपवन कौन से होते हैं, ये वो वन है जो आपके सागर तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। सागर तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, या नम या आर्द्र भूमि जो है वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, जहाँ पे काफ़ी जल है, कोई भी नहर का किनारा है, कोई नदी का किनारा है या कोई झील का किनारा है, उन किनारों के पास इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। ये
वन जो है, जो नहर, नदी और झील आदि होते हैं, वहाँ पे कौन सी भूमि हो जाती है? दलदली भूमि। और दलदली भूमि है वो इस प्रकार के वनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि होती है। भारत में कौन कौन से प्रदेश है? तो एक तो आपके गंगा का, एक आपके महानदी, इसके अलावा देखें तो गोदावरी, कृष्णा, ये नदियाँ ला करके और अपने तलछट डालती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और इन्हीं तलछटों के समीपवर्ती भागों में जो वन लगे हुए हैं वो आपके कौन से वन हैं? आपके वेलांचली अनुपवन, या इनको हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वनस्पति। ऐसी वनस्पति जिनकी जड़ें हैं वो जलीय क्षेत्र में डूबी होती है, और जो वृक्ष है वो बाहरी भाग में निकले हुए होते हैं, यानी दलदली भाग में इन वृक्षों का प्रसार या विस्तार देखने को मिलता है। भारत में जो आर्द्र भूमि है जहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो 39 लाख हेक्टेयर भूमि को आर्द्र भूमि में, लाख हेक्टेयर भूमि को आर्द्र भूमि में गिना गया है। ठीक है, यानी 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र भूमि है, और इसमें 70% भाग है तो उसमें क्या होती है? चावल की खेती होती है। अब हम बात करें कि भारत में आर्द्र भूमि कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे आर्द्र भूमि को रखा गया है? तो ऐसे क्षेत्र जो झील समीपवर्ती है, तालाब जहाँ पर है, या नदी क्षेत्र है, या तटीय प्रदेश है, इनको हमने आर्द्र भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत गिना है। भारत में ये आर्द्र भूमि है, इस आर्द्र भूमि के भाग को 8 प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है। सबसे पहले बात करूँ मैं दक्षिण के पठार के जो जलाशय जितने भी हैं उन जलाशयों को, पहली बात दक्षिण के पठार के जो जलाशय है उन जलाशयों को इसके अंतर्गत रखा गया। साथ ही साथ आपके दक्षिण पश्चिमी तटीय जो आपके केरल आदि में लेगून जिले हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया। दूसरा क्षेत्र है आपके राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात राजस्थान के जो क्षेत्र हैं जिसमें हम देखिए सांबर लेक है, जिसमें देखिए केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। गुजरात में देखें तो कच्छ का रण है, इनको इस क्षेत्र में रखा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की ताज़ा पानी की झीलें हैं उनको इसमें रखा गया। उड़ीसा की चिल्का झील है उसको इसमें रखा गया। इसके अलावा आपके ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में जो द्वीप है उनको भी इसके अंतर्गत रखा गया, और कश्मीर और लद्दाख की जो झीलें हैं उनको भी इसके अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनको भी इसके अंतर्गत रखा गया। तो जो ये आर्द्र भूमि है ये भारत में देखें तो जितने भी झील प्रदेश हैं, जितने भी नदी तटीय प्रदेश हैं, जितने भी तालाब है उनकी समीपवर्ती भूमि है उनको आर्द्र भूमि के अंतर्गत कहा गया। ये क्या है? दलदली भूमि होती है। अब इन आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जो वन मिलते हैं वो आपके कौन से वन है? मैंग्रोव या वेलांचली वन। मैंग्रोव या वेलांचली वनों के अंतर्गत हम देखें तो भारत में 6740 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। विश्व में देखें तो भारत है वो 7% भाग रखता है मैंग्रोव वनस्पति में। और कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति आपके देखने को मिलती है? तो सर्वाधिक मात्रा में देखें तो अंडमान निकोबार, इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, यानी गोदावरी नदी का क्षेत्र है, कृष्णा नदी का क्षेत्र है, महानदी का क्षेत्र है, और गंगा का और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये गोदावरी, कृष्णा, महानदी और आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मैंग्रोव वनस्पति मिलेगी। इसके अलावा कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके मैंग्रोव वनस्पति मिलेगी। लगातार
इन क्षेत्रों का अतिक्रमण हो रहा है, जिसके लिए सरकार क्या कर रही है, इन क्षेत्रों के अतिक्रमण को रोकने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लगा रही है। तो विद्यार्थियों, हमने भारत के वनों का वर्गीकरण पढ़ा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने 6 प्रकार के वन पढ़े हैं। सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। दूसरा हमने पढ़ा मानसूनी या आपके पर्णपाती वन। मानसूनी या पर्णपाती वन को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो कौन सा, शुष्क, और एक आर्द्र। तो पहले सदाबहार, फिर आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। इसके बाद कांटेदार वन। इसके बाद हमने पढ़ा पर्वतीय वन। पर्वतीय को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, एक हिमालय के और एक दक्षिण के। और इसके बाद हमने पढ़ा वेलांचली या अनूप या मैंग्रोव वनस्पति। तो इस प्रकार हमने 6 भागों में भारतीय वनों को भौतिक आधार पर विभाजित किया, भौतिक प्रदेशों के आधार पर विभाजित किया। तो ये भौतिक प्रदेशों के आधार पर हमने भारतीय वनों का वर्गीकरण पढ़ा है। अगले वीडियो के माध्यम से हम भारत में वन्य आवरण को पढ़ेंगे, वन क्षेत्रों को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या बदलाव आया है, पहले से वर्तमान में क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। धन्यवाद।